हेलो एवरीवन। सीबीएसई 9th क्लास सिविक्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें क्या है, थीम ऑफ द चैप्टर इज़ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, संविधान क्या होता है और संविधान कैसे बनाया गया। इसमें 2 कंट्रीज़ का एग्जांपल दे रखा है, इंडिया का और साउथ अफ्रीका का। 2 कंट्रीज़ में बता रखा है कि किस तरह से हमने संविधान बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया। तो सबसे पहले देखते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीकन कंट्री जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में साउथ में है और वहाँ पर 2 टाइप्स की कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं। ब्लैक लोग हैं जो वहाँ के लोकल पीपल्स हैं, नेटिव पीपल्स कहते हैं उनको, वो कलर में ब्लैक है। और कुछ वहाँ पे वाइट पीपल हैं जिनके स्किन कलर वाइट है, वो ब्रिटिश लोग हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने साउथ अफ्रीका पे कब्ज़ा किया हुआ था, पहले ऑक्युपाइड कर रखा था, लेकिन बाद में वही वो सेटल हो गए और गवर्नमेंट फॉर्म की। लेकिन जो गवर्नमेंट बनी वाइट पीपल की, उन्होंने ब्लैक पीपल्स को इग्नोर किया, उनके राइट्स वगैरह नहीं दिए उनको, ना ही उनको कहीं आने की, एंट्री करने की स्कूल कॉलेज वगैरह में परमिशन थी। उनके लिए सेपरेट अलग से स्कूल थे, काम करने के वगैरह जो उनकी जगह थी, फैक्ट्रीज वगैरह वो भी अलग से सेपरेट थी, और पार्क वगैरह भी उनके सेपरेट थे। तो इसमें वही दिखाया गया है कि किस तरह से वाइट पीपल की गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल्स को इग्नोर करके और उनके साथ भेदभाव किया। उसको बोलते हैं अपार्थाइड। यहाँ एक वर्ड आएगा आगे, अपार्थाइड के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो इसका आंसर आपको यहीं मिल जाएगा, फर्स्ट आपके पैराग्राफ में ही। यहाँ पे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेसिक रूल, यहाँ से स्टार्ट कर लो आप इसको। बेसिक रूल दैट सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। ऐसे बेसिक रूल्स होते हैं डेमोक्रेसी में जो रिटर्न में होते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक रूल है उन्हीं को कहा जाता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक रूल कौन से होते हैं, एक तो गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म किया जाएगा, गवर्नमेंट रन कैसे करनी है, और पब्लिक को राइट्स कौन कौन से दिए गए हैं, इन सब के बारे में बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो सब रिटन में होते हैं रूल। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए बुक ऑफ रूल एंड रेगुलेशन एंड राइट्स ऑफ द पीपल। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आगे मैं इसको करवा दूँगा, नोट्स हैं मेरे पास। तो पहले इसको एक बार चैप्टर को रीड कर लेते हैं। ये है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। इसमें एक इमेज दे रखी है, ये इमेज है नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन आता है हु वाज नेल्सन मंडेला, कौन था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वाज ए लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का एक लीडर था, ब्लैक था। ब्लैक पीपल के लिए, यहाँ पे राइट्स के लिए आवाज़ उठाई थी, उन्होंने स्ट्रगल की, और जो वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिसको अपार्थाइड कहते हैं, उससे का अपोज किया, और बाद में जो है इसको जेल में डाल दिया गया था। इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, अभी देखते हैं इसको, ठीक है। ये स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको। दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेसन बाय वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। देखिए नेल्सन मंडेला कौन था, उसने क्या काम किया, क्या हुआ उसके साथ में, इस छोटे से पैराग्राफ में ही सारी बातें यहाँ पे दे रखी हैं। ओके, तो इसको देख लेते हैं एक बार। नेल्सन मंडेला को वाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट ने क्या किया, जेल में डाल दिया था। ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964। 1964 में नेल्सन मंडेला और 7 अदर्स लीडर को लाइफ टाइम के लिए जेल में डालने का आदेश जारी किया गया, ऑर्डर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट थी वाइट पीपल्स की,
और ये लोग थे ब्लैक। 4 क्यों दिया इनको जेल में डालने का ऑर्डर? फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजिम इन हिज कंट्री। देखिए क्या किया उसने साहस दिखाया अपोज करने का, उसने विरोध किया था अपार्थाइड का। अपार्थाइड क्या होता है? ये देखो ये वर्ड है यहाँ पे APARTHID। अपार्थाइड मैंने होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ ए स्किन कलर, रंग के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव करना, सिटीजन में भेदभाव करना, इसे बोलते हैं अपार्थाइड। ये साउथ अफ्रीका में हुआ करता। अब देखिए क्या हुआ। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 years इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रेजेंट रॉबिन आइलैंड। देखिए यहाँ पे बता रखा है नेल्सन मंडेला ने अपने 28 साल साउथ अफ्रीका की बहुत ही खतरनाक जेल में गुजारे। जेल का नाम था रॉबिन आइलैंड। ये एक आइलैंड है, वहाँ पे जेल बना रखी थी और वहाँ उसमें जेल में इसको डाल दिया गया, वहाँ पे रखा गया था और 28 years के बाद फ्री किया गया था। जैसे एक जेल इंडिया में भी है, सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार में, वहाँ भी ऐसे है, आइलैंड है वो, तो वहाँ पे बना रखी एक जेल ब्रिटिश ने, अब तो म्यूजियम बना दिया, पहले जेल थी। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे इमेज है, इसमें लिखा था डेंजर। ये किसके लिए है? ये वार्न किया गया है ब्लैक पीपल को, नेटिव पीपल को, कि आप लोग वाइट पीपल के एरिया में जाने के लिए अलाउड नहीं हो, आप एंट्री नहीं कर सकते वहाँ पे। अगर आपने एंट्री की वाइट पीपल्स के एरिया में तो आपको गोली मार दी जाएगी या कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे, आपका डॉग्स आपको काट लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए पढ़ो इसको। नेटिव होते हैं लोकल पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। इंडियंस जो इंडिया से गए हैं माइग्रेट करके वहाँ पे सेट हो गए, वो इंडियंस भी वहाँ पे रहते हैं। और कलर्ड मिक्स रेस के लोग हैं जो मिले जुले हैं। इफ़ यू एंटर दीज प्रेमाइसेस एट नाइट, अगर रात को आपने इस एरिया में, इस बिल्डिंग में या इस पार्क में जहाँ भी बोर्ड लगा रखा है एंट्री की, तो क्या हो जाएगा, आर्म गार्ड जो यहाँ पे हैं वो आपको शूट कर देंगे, शूट ऑन साइट, और जो डॉग हैं वो आपको यहाँ पे खा जाएंगे, सजा देंगे आपको। ठीक है, ये बता रखा है। यू हैव बिन वार्नड, आपको वार्न किया गया है यहाँ पे, यानी कि इन 3 को वार्न किया गया है, नेटिव्स पब्लिक को, इंडियंस को और कलर्ड को, क्योंकि वाइट पीपल की गवर्नमेंट है और इनको यहाँ पे एंट्री नहीं है। चलिए आगे है, अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल किया जाएगा और यहाँ पर ये देखिए अपार्थाइड क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक प्रकार का क्या है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था। किसने बनाया ये? द वाइट यूरोपियंस इम्पोज द सिस्टम। वाइट यूरोपियंस ने इस सिस्टम को इम्पोज किया, लागू किया, कहाँ पे? ऑन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया सिस्टम को, इसको। ठीक है, यानी कि वहाँ पे 2 तरह के लोग थे, ब्लैक एंड वाइट। वाइट लोगों की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये सिस्टम बना के भेदभाव वाला अपार्थाइड ये ब्लैक पीपल पे थोप दिया गया, इम्पोज कर दिया। ठीक है, कब? ड्यूरिंग द 17th and 18th सेंचुरी। इस टाइम के किस टाइम पे थी ये? 17th and 18th सेंचुरी में। द ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म एंड फोर्स। यूरोप से कुछ ट्रेडिंग कंपनीज आई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंडिया में भी आई थी ऐसी ही कंपनीज, और उन्होंने भी इंडिया पे कब्जा किया था ब्रिटेन के लोगों ने। ऐसे ही साउथ अफ्रीका पे कब्जा किया, ऑक्यूपाइड किया इसको, किससे? अपने फोर्स से और अपने आर्म से। ठीक है, इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, जैसे उन्होंने इंडिया को किया था। बट अनलाइक इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। लेकिन इंडिया से तो वापस चले गए थे। देखिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो ब्रिटिश लोग वापस चले गए थे, बहुत ही कम यहाँ पे रहे। लेकिन साउथ अफ्रीका में लोग, ब्रिटिश लोग वहीं पे सेटल हो गए थे, वहीं पे रहना शुरू कर दिया, और वहीं पर क्या उन्होंने, वो लोकल रूलर्स बन गए, यानी कि गवर्नमेंट फॉर्म की उन्होंने वहाँ पे और रहने लगे। ठीक है, द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर।
स्किन कलर के आधार पे बेस पर पब्लिक को डिवाइड किया गया। यहाँ पे कौन गोरा है और कौन काला है उसके आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो नेटिव पब्लिक थी, वहाँ के लोग थे लोकल, वो काले थे, ब्लैक थे। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ पॉपुलेशन। वो लोग ज़्यादा भी थे, यानी पॉपुलेशन में 3/4 थे, यानी लगभग 74-75% लोग वहाँ पे ब्लैक थे। वर कॉल्ड ब्लैक्स, ये इनको काला कहा जाया करता, ब्लैक्स कहा जाता था। बिसाइड दीज टू ग्रुप, इन ग्रुप्स के अलावा कुछ और ग्रुप भी थे। देखो यहाँ पे देयर वर पीपल मिक्स रेस हु वर कॉल्ड कलर्ड। क्वेश्चन आएगा आपके पास, हु वाज कलर्ड, कलर्ड कौन थे, नेटिव पीपल कौन थे, इंडियंस कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास। ये है कलर्ड, कौन थे कलर्ड। देयर वर पीपल मिक्स रेस, पीपल ऑफ मिक्सड रेस हु आर कॉल्ड कलर्ड। जो मिक्स लोग थे उनको यहाँ पे कलर्ड कहा गया है। और साथ में एक और ग्रुप है वो है इंडियन का। पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से माइग्रेट करके गए थे लोग, वहाँ पे काम के लिए गए, जॉब के लिए गए, वहीं सेट हो गए, उनको बोलते हैं इंडियंस। तो 3 ग्रुप हो गए, एक वाइट है, एक ब्लैक है और एक माइग्रेट इंडियन और कलर्ड है। ठीक है। द वाइट रूलर treated all non-whites as inferior. The non-whites did not have voting right. जो ये ब्लैक्स हैं, इंडियंस हैं, कलर्ड हैं, नॉन वाइट्स पीपल हैं ना, उनको वोटिंग राइट भी नहीं था। ठीक है। आगे है द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट्स एरिया। वाइट एरिया जहाँ पे वाइट पीपल रहा करते हैं, वहाँ पर इन लोगों को एंट्री नहीं थी, अलाउड नहीं थे जाना। चाहे वो यहाँ पे दे रखा है ट्रेन हो, बसेज हो, टैक्सी, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेज, स्विमिंग पूल, टॉयलेट्स वगैरह, सब कुछ इनके लिए सेपरेट बनाया गया था ब्लैक्स के लिए। एक साइन बोर्ड ये लगा रखा बीच के ऊपर, डरबन सिटी है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे लगा रखा कि ये जो बीच है यहाँ पर ब्लैक्स अलाउड नहीं है, ये एरिया रिजर्व किया गया है वाइट पीपल के लिए, ओनली वाइट पीपल अलाउड एयर। यहाँ पे केवल वाइट पीपल आ सकते हैं, ब्लैक अलाउड नहीं हैं। तो हमने यहाँ पर देखा अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है। अब इसके खिलाफ स्ट्रगल चलेगा और वहाँ पर साउथ अफ्रीका में लीडर जो है नेल्सन मंडेला, वो अपोज करेगा इस चीज़ का। पब्लिक टॉयलेट वर all separate for white and black. These was called segregation. They could not even visit the churches where the white worshipped. जहाँ पर चर्च हैं, पूजा के स्थान हैं, वहाँ पर भी ये लोग ब्लैक नहीं जा सकते। Black could not form association or protest against the terrible treatment. ऐसी खतरनाक स्थिति है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन ब्लैक्स पीपल को यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है, वो लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। बाद में क्या हुआ, 1950 के आसपास ब्लैक, कलर एंड इंडियंस लोगों ने मिलकर क्या किया, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट की, स्ट्रगल स्टार्ट किया। उन्होंने एक पार्टी लॉन्च की, दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक। दे The African National Congress was the umbrella organization that, इन्होंने क्या किया, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, उस पार्टी का नाम था ANC। ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में, फुल फॉर्म बतानी है आपने। ANC क्या होता है आपने बताना है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या था, ये द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रेगेशन। अपार्थाइड के खिलाफ ब्लैक्स ने और इंडियन ने, यानी नॉन वाइट पीपल ने एक पार्टी फॉर्म की थी। ये है वो पार्टी। इसमें कुछ लोग वाइट्स भी इंक्लूड थे, यहाँ पे दे रखा है दिस इंक्लूड मैनी वर्कर यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें देखिए एक पार्टी का नाम भी दे रखा है, ये एक कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी कई जगह है, इंडिया में, रशिया में, चाइना में, ठीक है, और वहाँ भी थी साउथ अफ्रीका में भी। ऐसे ही वर्कर यूनियंस वगैरह है वो भी इसमें शामिल थी। कुछ सेंसिटिव वाइट पीपल भी इसमें ज्वाइन किया उन्होंने भी पार्टी को, और अपार्थाइड का अपोज किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्ट्रगल के अंदर। ठीक है, यानी
कुछ अच्छे लोग थे वाइट्स, वो भी इसमें शामिल हुए, बाकी ये पार्टी नॉन वाइट्स की थी। नेक्स्ट है सेवरल कंट्री डिनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। बहुत सारी कंट्रीज ने अपार्थाइड सिस्टम को अन्यायपूर्ण बताया था, अनजस्ट बताया था। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को कंटिन्यू करके रखा वाइट गवर्नमेंट ने, बाय किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। बहुत सारे कलर्स या फिर ब्लैक पीपल को मार के इस चीज़ को कंटिन्यू रखा अपनी गवर्नमेंट को। आगे क्या होगा, स्ट्रगल स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या होगा, टुवार्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया पैराग्राफ स्टार्ट हो चुका है ये यहाँ पे, इसको एक बार देख लो। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैज़ इंक्रीज्ड, जैसे ही प्रोटेस्ट और स्ट्रगल स्ट्राइक्स वगैरह अपार्थाइड के खिलाफ ज़्यादा हो गए, इंक्रीज हो गई, तो वाइट गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि अब ब्लैक पीपल्स को अपने अंडर में, अपने रूल के अंडर में रखना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए विचार करने लगे ये लोग, ठीक है। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नॉट लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर देयर रूल, तो रिप्रेशन। द वाइट रिजिम चेंज इट्स पॉलिसी को चेंज किया। डिस्क्रिमिनरी लोअर रिप्लेड, इसको हटा दिया गया इस पॉलिसी को। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड, पहले पॉलिटिकल पार्टी पे बैन था, मीडिया के ऊपर बैन था, उन सबको हटा लिया गया। यानी कि वाइट पीपल को रियलाइज हो गया कि अब जो है ये सिस्टम ठीक नहीं है, पब्लिक अवेयर हो चुकी है, स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, अपोज करना शुरू कर दिया है, इसलिए इस चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। तो वाइट पीपल ने पहले ही इन चीज़ों को ख़त्म करने का डिसाइड कर लिया, ठीक है। और आगे क्या होगा, उनके लीडर थे नेल्सन मंडेला, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। देखिए, आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट नेल्सन मंडेला वॉक आउट ऑफ द जेल एज ए फ्री मैन, उनको फ्री कर दिया जेल से। क्वेश्चन आता है कितने ईयर तक, कितने साल तक जेल में रहे नेल्सन मंडेला? 20 ईयर्स तक जेल में रहे। जेल कौन सी थी? रॉबिन आइलैंड में। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, ये डेट भी ध्यान रखनी है क्योंकि इस डेट को जो है नया फ्लैग और नया डेमोक्रेसी और न्यू गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी, आपने इसको ध्यान रखना है। एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू फ्लैग, यहाँ पे ऊपर दे रखा है, न्यू फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, यहाँ पे है न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ड मार्किंग न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पर 3 पॉइंट अपने नोट करने हैं इस डेट में। 26 अप्रैल को क्या हुआ? 3 नई बातें हुई। एक तो नया नेशनल फ्लैग यहाँ पे लहराया गया, दूसरा है नई डेमोक्रेसी यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई इस कंट्री के अंदर, और थर्ड है अपार्थाइड गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और यहाँ पर एक नई गवर्नमेंट फॉर्म की गई जिसको बोलते हैं मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। यानी कि ऐसे अलग अलग रेस के लोग यहाँ पे इस गवर्नमेंट में शामिल हुए। पहले केवल वाइट पीपल की गवर्नमेंट थी, अब वाइट भी हैं, ब्लैक भी हैं, इंडियन भी हैं और कलर्ड भी हैं। सभी लोग मिलजुल के एक नई गवर्नमेंट फॉर्म की, उसको कहते हैं मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अच्छा हुआ। विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी वार, कोई सिविल वार नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, बहुत से लोग नहीं मारे गए, फिर भी जो है गवर्नमेंट चेंज हो गई और एक अच्छी गवर्नमेंट बन गई। अब केवल यहाँ पर एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इन्होंने। वो कैसे बनाएंगे इसको और देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले वाइट्स पीपल का गवर्नमेंट थी, अब ब्लैक की होगी गवर्नमेंट, लेकिन वाइट्स को इन्होंने राइट्स दिए नहीं दिए वो देखते हैं। सबको इक्वल राइट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है, यही देखने की बात है। चेक करते हैं, यहाँ पे देखेंगे डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे एक और ख़ास बात है। आफ्टर द एविडेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर अपील्ड टू फॉलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट फॉर द
दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर। देखिए यहाँ पे खास बात क्या है, देखिए जब गवर्नमेंट चेंज हो गई, ब्लैक पीपल्स की गवर्नमेंट हो गई, तो ब्लैक लीडर ने अपील की थी लोगों से, ब्लैक लोगों से, कि आप लोग वाइट पीपल को माफ़ कर दो, उन्होंने जो अत्याचार आपके ऊपर किए थे उन सबको भूल जाओ, क्योंकि हमने इकट्ठे रहना है, आगे एक कंट्री में रहना है, तो मिलजुल के रहेंगे, इसलिए उनको माफ़ किया जाए। अब इनको भी हम राइट देंगे बराबर के, और ब्लैक्स को भी राइट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दे सेड लेट बिल्ड ए न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी फॉर ऑल रेसेस, मैन एंड वुमेन। सभी लोग, मैन एंड वुमेन, और सभी ऑल डिफरेंट कलर ऑफ सिटीजन, अलग अलग रेस के लोग, अलग अलग कलर के लोग, वाइट भी, इंडियन भी, सभी लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे गवर्नमेंट में। ऐसी गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रॉमिस किया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सोशल जस्टिस, डेमोक्रेटिक वैल्यू, ह्यूमन राइट्स वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए क्या कर दिया, अब यहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया। और बहुत ही टाइम लगा इसमें, 2 ईयर्स लग गए। देखो, आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। सबसे बढ़िया इन्होंने अपना संविधान बनाया। 2 साल डिबेट में हिस्सा लिया, डिस्कशन किया, क्या इसमें शामिल किया जाए और क्या राइट्स वगैरह दिए जाए, इस तरह से, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन द कंट्री। अपने सिटीजन को, सबको, ब्लैक को भी, वाइट को भी, सबको इक्वल राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए। टुगेदर डिसाइडेड दैट इन द सर्च ऑफ द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड। कोई यहाँ पर खास नहीं होगा, सभी लोग इक्वल नहीं माने जाएंगे, बराबर माने जाएंगे, सबको इक्वल राइट मिलेंगे, ये यहाँ पे कहा गया। एक वर्ड आएगा यहाँ पे, प्रेम्बल, द प्रेम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है, ये प्रेम्बल में इसका एक ड्राफ्ट होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आगे क्या खास खास बातें लिख रखी है। इसमें फिलोसफी होती है पूरे की पूरी संविधान की, ठीक है। इसको प्रेम्बल कहा जाता है। फर्स्ट पेज पे होता है ये प्रेम्बल, इसमें सारी बातें लिखी होती हैं शॉर्ट में कि इस संविधान के अंदर ये खास बात है, ये बेसिक रूल रेगुलेशन है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यहाँ पर संविधान बन चुका है, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने बना लिया। अब देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया, वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ये था साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का नया कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। चलिए आगे है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पेज दिखा रखा है यहाँ पे। सभी लोग इक्वली ट्रीट किए गए हैं, ब्लैक एंड वाइट इकट्ठे, स्पोर्ट्स में, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब पर, आर्मी में, ये सब दिखा रखा है यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो इक्वलिटी बेस यहाँ पे बना दिया गया अफ्रीका के अंदर। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने साउथ अफ्रीका में देखा कि वहाँ पर रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इसलिए ब्लैक्स को इग्नोर किया गया, राइट्स नहीं मिले, बड़ी प्रॉब्लम हुई। बाद में फिर उन्होंने स्ट्राइक किया, ठीक है। तो अगर किसी कंट्री में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे इंडिया में हैं, अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग एरिया है, अलग अलग रिलीजन हैं, ठीक है। तो उन सबको इकट्ठे रखने के लिए, सबको इक्वल राइट देने के लिए रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इस यहाँ पर जो कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि क्यों ज़रूरत है एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, पॉइंट वाइज होंगे यहाँ पे कुछ, वो देखेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे ये रहा, यहीं स्टार्ट कर लेते हैं, ये वाला, ये पेज देख लो एक बार। यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर भी है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ये हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री। एक कंट्री में इकट्ठे रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किए गए रिटन रूल को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। ये है, ठीक है। यहाँ तक इसका। आगे है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट
determine the relationship among people living in the territory and also relation between people and government। पीपल और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन है और आपस में पब्लिक का एक दूसरे से कैसा कोऑर्डिनेशन है, एश्योरेंस है, ट्रस्ट है, उसमें सारी बातें जो है रिटन में लिखी गई है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और ये है फर्स्ट पॉइंट, वाई डू वी नीड एक कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे हमने डिफाइन किया। देखिए पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लाइव टुगेदर। एक कंट्री में इकट्ठे रहने के लिए अलग अलग टाइप के लोग हैं, डिफरेंट काइंड के लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत ज़रूरी है उनके बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन करना। वो कौन करता है? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा जनरेट करेगा कि सभी लोग इकट्ठे रहें, ट्रस्ट के साथ रहें, विश्वास रखें आपस में, ठीक है। सबके पास इक्वल राइट होंगे तो वो लोग आपस में डिस्प्यूट नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि सबके पास राइट है, इसीलिए कोई झगड़ा नहीं होगा, ट्रस्ट बना रहेगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, इसीलिए ज़रूरत पड़ती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। सेकंड पॉइंट है इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट। गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करनी है, कैसे बनानी है, कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, गवर्नमेंट में कौन कौन शामिल होगा, क्या पावर रहेगी उसके पास डिसीजन करने की, वो सब भी इसके अंदर लिखा होता है। क्योंकि किसी कंट्री को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ती है। ये गवर्नमेंट पब्लिक के द्वारा इलेक्शन के थ्रू फॉर्म की जाती है, अपने वोटिंग राइट का यूज़ करके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, पब्लिक ने चूज़ कर लिया अपने कैंडिडेट को, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी पब्लिक के लिए। लेकिन अगर हमारा जिताया हुआ कैंडिडेट गवर्नमेंट में बनने के बाद, पावर आने के बाद हमारे लिए काम ना करे, वर्क ना करे, पब्लिक वेलफेयर की पॉलिसी ना बनाए, अच्छे काम ना करे, बुरे काम में लग जाए, तो पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर देगा वो। इसीलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पावर की लिमिट्स बनाई गई है। गवर्नमेंट की पावर कितनी है, कहाँ तक लिमिट है उसकी, वो क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती, ये भी बताया गया है। पब्लिक के पास फाइनली सारे राइट होते हैं। अगर गवर्नमेंट वर्क नहीं करेगी, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करेगी, तो अगली बार हमारे पास राइट टू वोट है, हम उनको हरा सकते हैं इलेक्शन में, और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ में, ठीक है। तो ये होता है फाइनल पावर जिसकी है पब्लिक के पास होती है डेमोक्रेसी में। फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए फोर्थ में है इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। अच्छी सोसाइटी स्थापित करने के लिए, क्रिएट करने के लिए पब्लिक की फीलिंग्स या उसकी एस्पिरेशन क्या है, भावनाएं क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसको भी एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जो है पब्लिक को राइट्स दिए गए हैं और पब्लिक अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकती है, गवर्नमेंट से करवा भी सकती है। ये सब डेमोक्रेसी में होता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सारी बातें। ओके, तो ये है हमारे मेन यहाँ पर पॉइंट, वाई डू वी नीड एक कॉन्स्टिट्यूशन। आगे है इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे फॉर्म किया अपना संविधान, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान कैसे बनाया गवर्नमेंट इंडिया ने, देखिए पब्लिक ने क्या किया। यहाँ पे इंडिया का संविधान बनाने के लिए लंबा टाइम लगा और बहुत सारे पब्लिक इसमें शामिल हुई, यानी बहुत सारे लीडर्स थे हमारे जो उस टाइम पे वो शामिल हुए। एक असेंबली बनाई गई थी, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। उन्होंने संविधान बनाया, उसमें बहुत सारे लोग थे, पूरे इंडिया के अलग अलग एरिया से चुन के आए हुए लोग थे। तो देखते हैं कैसे क्या यहाँ पे हुआ। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्राउन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। क्योंकि इंडिया बड़ी कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, डाइवर्सिटी है, इसीलिए बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी बनाया हमने। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या खास बात है, पॉइंट्स निकालता हूँ मैं आपके लिए। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया था यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जो राज कर रही थी यहाँ पे, ब्रिटिश लोग राज कर रहे, वो छोड़ के चले गए,
और इंडिया और पाकिस्तान के रूप में डिवाइड हो गया, 2 कंट्री बन गई। अब क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, इंडिया को अलग पाकिस्तान को अलग। लेकिन इसकी जो है पहले से ही इंडियन लीडर्स ने स्टार्ट कर दिया था बनाना, उसकी जो है ड्राफ्ट वगैरह तैयार कर रखा था। यहाँ पे वो पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इस चैप्टर के इस पैराग्राफ को, ठीक है। इन 1928 मोतीलाल नेहरू जो कांग्रेस के लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए एक संविधान ड्राफ्ट तैयार किया गया कांग्रेस के लीडर के द्वारा, जिसका लीडर था मोतीलाल नेहरू। कब? 1928 में बनाया गया। लेकिन ये कंप्लीट नहीं था, ठीक है, ना ही सबको मंजूर था। और वैसे भी इन गवर्नमेंट ब्रिटिश की थी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, ठीक है। सेकंड है पॉइंट यहाँ पे क्या, इन 1931 दूसरा प्रयास कब किया गया, ये ट्राई की गई 1931 में। द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on the how independent India constitution should look like। आज़ाद होने के बाद भारत जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा इंडिया, उसके बाद हमारा संविधान कैसा होगा, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बिल पास किया गया 1931 में। कांग्रेस का सेशन हुआ था, कांग्रेस के हर साल सेशन होते हैं, तो कराची में हुआ था। कराची पाकिस्तान में है आज के डेट में, उस टाइम पे इंडिया में था, तो कराची में सेशन हुआ, इसको बोलते हैं कराची सेशन 1931। इसमें बिल पास करके बताया गया था कैसा हमारा संविधान होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, और क्या शामिल किया गया इसमें, इन दोनों में खास बात क्या थी, बोथ दिस डॉक्यूमेंट वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एक तो इसमें ये पॉइंट था, ये क्या होता है, क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ये क्या होता है। इसका होता है मीनिंग कि सभी जो अडल्ट लोग हैं, यानी कि जो 18 प्लस है, उस टाइम पे 21 था, सबको वोटिंग का राइट दिया जाएगा। जिसकी एज हो चुकी है, पहले 21 की एज में वोटिंग राइट था, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया, 18 ईयर है, ठीक है। 18 साल से ऊपर जो हो गया उसको वोटिंग राइट मिलता है इंडिया में, पहले 21 का मिला करता। तो ये होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। सेकंड है राइट्स टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, सबको मिलेंगे इक्वल राइट एंड फ्रीडम। थर्ड पॉइंट था प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज को राइट्स प्रोटेक्ट किया जाएंगे, दिए जाएंगे उनको भी, जो जिनकी संख्या कम है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी, जो ज़्यादा है उनको बोलते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। ये कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे हो सकता है, इंडिया में ऐसे किया गया है। जैसे कि ST SC OBC वगैरह को अलग से रिजर्वेशन दी गई है, ऐसे उनको राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर है खास बात क्या, वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये है हमने जो देखा ना, ये क्या थी और कैसे इन्होंने फॉर्म किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब हुआ इंडिया में, ये है इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937। अलग अलग प्रोविजंस जो एरिया थे हमारा, वहाँ पे असेंबली बनाई गई थी इंडिया के अंदर। यूपी की अलग थी, MP की अलग थी, पंजाब की अलग थी। 37 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस उसमें जीत के आई थी आगे। चलिए द पथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे इंडिया को बनाया गया, इसमें आगे पॉइंट है ये वाले, इसको देख लो एक बार, ये रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पे जब रूल किया था तो उन्होंने बहुत सारे रूल रेगुलेशन बना रखे थे, अलग अलग चार्टर के थ्रू या अलग अलग एक्ट के थ्रू बनाए थे। तो ये एक एक्ट है जिसको बोलते हैं 1935 इंडिया एक्ट, ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्या था, ये जो है इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर इस रूल रेगुलेशन को लागू कर रखा था, और ये चलता रहा 1947 तक हमारे ऊपर। इसके कुछ पॉइंट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए हैं, अब अडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी लिया है, ये रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में लगा रखा था।
चलिए, ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, इसका आंसर देख लो, ये रहा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए, द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक असेंबली को इलेक्ट किया गया था, ठीक है, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। यहाँ तक आप लिखोगे तो इसका मीनिंग होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये है यहाँ पे कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको बोलते हैं संविधान सभा। इलेक्शन कैसे हुआ इसका? इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946, इलेक्शन हुआ था 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड दिसंबर 1946, फर्स्ट मीटिंग हुई इसकी दिसंबर में। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया पाकिस्तान, 47 में इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए, डिवाइड हो गए। द असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड, अलग अलग हो गई पाकिस्तान और इसकी इंडिया की डिवाइड कर दी गई असेंबली भी। तो क्या हुआ इसके बाद? द असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर, जब इंडिया की असेंबली थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया और उस पर साइन किए, उस टाइम पे 299 मेंबर इसमें इंक्लूड थे। ये क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क्स में, ये वाला, ओके। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। देखिए, ये डेट भी ध्यान रखी जाने वाली है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है आपका, ये वाला पूरा का पूरा, इसको नोट करना आपने। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया असेंबली के द्वारा, उस पर साइन किए गए, लेकिन अभी इंडिया में लागू नहीं हुआ, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब आप बताओ 26 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था पूरे इंडिया में, इसीलिए रिपब्लिक डे मनाते हैं। उस दिन से हम अपने संविधान वाले बन गए, हमारा खुद का रूल लागू हो गया और इंडिया एक रिपब्लिक बन गया, क्योंकि इंडियन पब्लिक के द्वारा बनाए गए रूल इसमें लागू हो गए। पहले ब्रिटिश रूल यहाँ पे चला करता था, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, तो हमने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया इंडिया में और रिपब्लिक बन गया अब इंडिया, ये है खास बात यहाँ पे। अब देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या खास बात है, हमने कहाँ से क्या अडॉप्ट किया। और इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, उसमें अलग अलग 7 मेंबर थे, ठीक है। और यहाँ पर है खास चीज़ें, वो है गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फिलोसफी क्या है उसकी, पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन गाइड कर रहा है, क्या वैल्यूज़ है उसकी, क्या खास बात है, क्या बेसिक रूल रेगुलेशन है, उसको फिलोसफी बोलते हैं। प्रियम्बल में दे रखी है सारी चीज़ें, ये हम डायरेक्टली वहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे रह गए, कहाँ से क्या अडॉप्ट किया हमने और क्या हमारी फिलोसफी है, ये चीज़ देख लेते हैं एक बार। ये जो बराबर में पिक्चर्स दे रखी हैं लीडर्स की, ये सभी असेंबली के मेंबर थे, कोई चेयरमैन था, कोई कुछ था, ये बता रखा है सारा। ये जवाहरलाल नेहरू की इमेज है साइड में, हमारे फर्स्ट PM थे। इन्होंने 15 अगस्त को जो है रात को ही अपना एक स्पीच दी थी, आधी रात को ही, मिडनाइट को। उस स्पीच का नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये रहा रेड वर्ड में, अगर क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का। क्या था ये हमारे फर्स्ट PM नेहरू की स्पीच थी, ठीक है, ओपनिंग स्पीच है ये हमारी नेहरू की। और यहाँ पर देखिए ये रहा आपका फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेम्बल में लिखा गया है, वहीं से हम पढ़ेंगे डायरेक्टली। ये प्रेम्बल की फर्स्ट पीपल की लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया,
पहली ही लाइन शुरू होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, पब्लिक के साथ शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि इंडियन पीपल के पास सारे राइट्स हैं, उन्होंने ही गवर्नमेंट को फॉर्म किया है इलेक्शन के थ्रू। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये है प्रेम्बल के वर्ड, ये पूरा प्रेम्बल यहाँ पे दे रखा है, ये रहा, ध्यान रखना इस चीज़ को। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि फाइनल पावर किसके पास है? पब्लिक के पास है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सारी पावर पब्लिक के पास होती है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल होता है डेमोक्रेसी का मीनिंग भी। तो यहाँ पर है द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिस्टोर्ड द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये अलग अलग फिलोसफी है हमारी। सोवर्जिन ये यहाँ लिख रखा सारा, इसको एक्सप्लेन करूँगा अभी मैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी of thoughts, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and unity of the integrity of the nation। भारत की एकता, भारत के पब्लिक की भाईचारा को बनाने के लिए उनको इक्वल राइट दिए गए हैं, ठीक है, उनको फ्रीडम दी गई है। और इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हमने इस डेट को अपने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अनेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया और अपने आप में शामिल कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी मीनिंग क्या है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रहा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मीनिंग क्या हुआ? क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा है, वह फर्स्ट लाइन में यही था। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्राउन अप एंड एनेक्टेड बाय द पीपल। पब्लिक ने खुद अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से उनके बेस पर क्या किया है? अपना संविधान बनाया है और अपने रूल अपने हाथों से बनाए हैं, उन्होंने साइन किया है अपनी पब्लिक के लिए। ठीक है, तो ये होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ने सारी पावर जो है पब्लिक के पास ही है, डेमोक्रेसी में उन्होंने ही चुन के भेजा था असेंबली के लोगों को, असेंबली की कैंडिडेट ने, मेंबर्स ने ही इसको संविधान को फिर बनाया है पब्लिक के बिहाफ पर। ठीक है, कोई किंग नहीं यहाँ पे, ना कोई आउटसाइड पावर है, सारी पावर है इंडियन पब्लिक की है, इसीलिए लिख रखा है। ये कोई आउटसाइड पावर और किंग हमारे ऊपर नहीं है। ठीक है, सेकंड है सोवर्जिन। ये क्या होता है? SOVREIGN। सोवर्जिन क्या होता है? पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर। हमारे देश के इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर के लिए पब्लिक के पास सभी राइट है, सारे डिसीजन वो खुद लेती है, अपने कैंडिडेट के माध्यम से लेती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से लेती है इलेक्शन में जितवा कर उनको। ठीक है, क्योंकि सभी पब्लिक तो असेंबली में भाग नहीं ले पाएगी, इसीलिए हमने इलेक्शन सिस्टम अडॉप्ट किया। इलेक्शन होंगे, पब्लिक चूज़ करेगी, वोटिंग का राइट का यूज़ करेगी, फिर वो आगे जाएंगे, फिर वो हमारी बात रखेंगे। ऐसे इसको बोलते हैं, पब्लिक का ही रूल बोलते हैं, पब्लिक हैव सुप्रीम राइट। सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट होता है समाजवाद, यानी सब बराबर हों, सबको सामाजिक रूप से एक समझा जाए। जो हमारी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, पैसा है, वो भी लगभग सबके पास है, बराबर सा बटा रहे, किसी पे ज़्यादा ना हो, किसी पे कम ना हो। ये होता है सोशलिस्ट। लेकिन ये पूरी तरह पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सामाजिक और आर्थिक भेदभाव ना होना चाहिए, इस बात का गवर्नमेंट ध्यान रखे, ये बात है मेन यहाँ पर। नेक्स्ट सेकुलर। सेकुलर क्या होता है? सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। पब्लिक के पास राइट है कि वो किसी भी धर्म को अपनाए, फॉलो करे, पूजा करे, ठीक है, या ना करे। ठीक है, तो ये पब्लिक का है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन बिलीव प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट। सभी धर्म बराबर है गवर्नमेंट के लिए, इसका मीनिंग है सेकुलर। डेमोक्रेटिक क्या होता है?
एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक, जहाँ पर पब्लिक क्या करेगी, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करती है और अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करती है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। आगे है नेक्स्ट में कुछ और फिलोसफी है, यहाँ पर जस्टिस है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक वाला क्वेश्चन कई बार आता है मैच करने के लिए। रिपब्लिक क्या होता है, हमने ऊपर भी बताया था, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन नॉट ए हेरेडिटरी पोजीशन। देखिए, जिस कंट्री में कंट्री का हेड इलेक्टेड पर्सन होगा वही कंट्री रिपब्लिक कहलाएगी, क्योंकि पब्लिक ने चूज किया है, पब्लिक के पास राइट है। रिपब्लिक तभी कहलाती है जहाँ पर उसका हेड इलेक्टेड होगा, कोई राजा नहीं होना चाहिए। हेरिडिटरी क्या होती है, जो पद के अनुसार चल रही हो, अपने वंश के अनुसार चल रहा हो, पहले कोई किंग था फिर उसका बेटा किंग बन गया, ऐसा होता है हेरिडिटरी पोजीशन। वो नहीं है इंडिया में, तो चूज किया जाता है हर साल, हर 5 साल के 5 साल के बाद प्रेसिडेंट जो है वो चूज होता है, क्योंकि वही हमारे स्टेट का हेड होता है। इंडिया का हेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। वो 5 ईयर्स के लिए टर्म उसकी, कभी कोई बनता है कभी कोई। जस्टिस यानी कि न्याय, सिटीजन कांट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। यहाँ पे बताया गया है कि किसी धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या कास्ट के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए सभी बराबर हैं और सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी, सबको न्याय देगी, यही जस्टिस है। लिबर्टी क्या है, लिबर्टी है देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सिटीजन। पब्लिक के पास फ्रीडम है, इसके पास इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ लाइफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कहीं भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास लिबर्टी है सारी तरह की। इनके ऊपर अनरीजनेबल कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाबंदियाँ नहीं हैं, लेकिन ये इनकी लिमिट जरूर होती है कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारे पास राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी होती है हमारी कुछ, ठीक है ना। चलिए, एक है इक्वालिटी। नेक्स्ट फिलोसफी क्या है, इक्वालिटी। इक्वालिटी में सभी लोग इक्वल समझे जाएंगे, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो लॉ है हमारा वो सभी को इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है। ये है हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वालिटी है। ये है फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ ए सेम फैमिली। एक परिवार के लोगों की तरह ट्रीट होना चाहिए, भाई बहन की तरह ट्रीट होना चाहिए, भाई भाई की तरह ट्रीट होंगे सिटीजन, तभी भाईचारा बना रहेगा। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा। आगे नेक्स्ट इसमें है कि हमने कहाँ से क्या अडॉप्ट किया वो देख लेते हैं एक बार। और मेन पॉइंट यहाँ पर यही है, ये आ गया। ये पॉइंट्स जो है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे सारे एक ही जगह पे लिखे हुए हैं, इनको आप नोट्स बना लो। मैंने अपने नोट्स में डाल भी रखा है इनको, एक वीडियो और है मेरी जिसमें सभी को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये प्रेम्बल क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमने उसमें बता रखी है मैंने। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये भी मैंने वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं सारे, और आप इनको कर सकते हो आराम से। और एक पॉइंट और हमारा यहाँ पे था, हाँ, प्रेम्बल हमने करवा दिया। चलिए, एक दो क्वेश्चन में देखता हूँ आपसे करवा के एनसीईआरटी के। ये देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, आपके ध्यान में रहेगा कैसा आपने डिस्कस किया यहाँ पे। Here are some false statements. Identify the mistake in each case and rewrite these correctly based on what you have read in this chapter. इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर हमने दोबारा से इसको करेक्ट करके लिखना है, क्योंकि इन लाइनों में कुछ ना कुछ फॉल्स स्टेटमेंट दे रखी है। ए बी सी डी 4 लाइनें, यहाँ पे 4 पॉइंट हैं, इनको हमने पहले रीड करना है, फिर समझना है कि क्या फॉल्स है, उसको दोबारा से रीराइट करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है। लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस।
हमारे जो लीडर्स थे उनके मन में पहले से ही एक बात थी, ठीक है। क्या बात थी वो, कि कंट्री जब इंडिपेंडेंट होगी तो वो डेमोक्रेटिक होने चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में पहले से ही हमारे लीडर्स के मन में बात थी या नहीं बताओ। क्योंकि हमने पहले से 1928 में मोतीलाल नेहरू ने कंट्री के लिए क्या बनाया, एक ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन के लिए। फिर 1931 में कांग्रेस पार्टी ने सेशन किया कराची में, उसमें भी बात कह रखी थी। सारी बातें पहले से माइंड में थी, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या थी बातें वो, यूँ हम कह सकते हैं कि लीडर्स के माइंड में बात थी कि सबको इक्वल और फ्रीडम जो है सिटीजन को दी जाएगी, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, माइनॉरिटी को राइट्स दिए जाएंगे और गवर्नमेंट चूज की जाएगी, डेमोक्रेटिक होगी, यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, इलेक्शन सिस्टम होगा। सारी बातें पहले से ही उनके माइंड में थी। आप इसको रीराइट कर सकते हो कि क्या क्या माइंड में बात थी, वहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड इन सेम व्यूज ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ जो मेंबर्स हैं अलग अलग हमारी असेंबली के इंडिया के अंदर, वो ऐसे उनके विचार थे जैसे कि हर जगह प्रोविजंस क्या होता है, एरिया, अलग अलग स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है असेंबली के मेंबर्स के माइंड में क्या बातें थी, यहाँ पे हमने ऊपर डिस्कस किया। और सेकंड पॉइंट में क्या है कि जो प्रोविजंस है या जो एरिया है, जो स्टेट है, उनमें जो है पब्लिक चूज की गई थी, जो वो कैसे लोग थे, सभी के व्यूज सेम थे या अलग अलग थे, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि कोई तमिलनाडु का था, कोई कर्नाटक का था, कोई पंजाब हरियाणा का था, कोई यूपी का था, कोई जम्मू कश्मीर का था। इस तरह अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रोविजन से चुन के लोग आए थे। ठीक है, और उनमें एक राय यहाँ पे बनाई गई थी, सबका व्यू सेम था। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो लीडर आपस में किसी पॉइंट्स पे सेम व्यूज़ नहीं थे, लेकिन बाद में कंट्री की वेलफेयर के लिए उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। और जैसे कि उस टाइम पे हमारे नेहरू थे पीएम, और बड़े लीडर थे, गांधी जी थे, उनके जो व्यूज़ थे ना, उनके व्यूज़ के खिलाफ भी बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे, सबके सेम व्यूज़ नहीं थे, फिर भी कंट्री के लिए कॉम्प्रोमाइज़ जो है सबने एक व्यूज़ बनाना पड़ा, सेम व्यूज़ बनाना पड़ा। आप इसको रिराइट करके लिखते हो कि बड़े लीडर्स के छोटे लीडर के साथ में थोड़ा डिस्प्यूट थे आपस में जो व्यूज़ के मामले में है, लेकिन बाद में एक कंट्री की यूनिटी के लिए सबने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है, सी में क्या है, ए कंट्री दैट हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ए डेमोक्रेसी। यहाँ पे लिख रखा है कि जिस कंट्री के पास अपना खुद का संविधान है वो डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है डेमोक्रेसी हो, लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होना चाहिए। ये बात है, इसको आप वापस लिख सकते हो कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। ठीक है, डी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ये भी थोड़ा गलत है, अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हो आप, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट, इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो फिलोसफी है, बेसिक रूल है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट का मीनिंग होता है चेंज करना। ठीक है, तो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट चेंज कर सकती है विद द परमिशन ऑफ ए स्टेट की हेल्प को लेके यहाँ पे कर सकती है चेंज। किया भी है, कई बार अमेंडमेंट हो चुका है, लगभग 100, 125, 130 के लगभग अमेंडमेंट हो भी चुकी है। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है, चैप्टर 2 फिनिश हुआ। ऑल द बेस्ट, करो इसको ध्यान से। थैंक यू।